नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस का राजस्थान में बड़ा ऐलान। किसानों को फ्री बिजली, सस्ता एलपीजी सिलेंडर, निगम कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम। गहलोत ने कर दी बड़ी घोषणाएं। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि किसानों की एक बार फिर आंदोलन की दहाड़। 20 मार्च को दिल्ली में होगी किसानों की महापंचायत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सीताराम येचुरी ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा त्रिपुरा चुनाव जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। चौथी खबर में जिक्र होगा कि हमारा समय बर्बाद ना करें, बीबीसी पर बैन लगवाने पहुंचे हिंदू सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, खारिज कर दी याचिका। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है, नेहरू सरनेम पर मचा सियासत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। किसानों को फ्री बिजली, सस्ता एलपीजी सिलेंडर, निगम कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कर दी हैं बड़ी घोषणाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर महीने निःशुल्क फूड पैकेट, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए सालाना करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए ये घोषणा की और कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग 1 करोड़ परिवार को आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ प्रति महीने निःशुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों की एक बार फिर आंदोलन की दहाड़। 20 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। जी हां दोस्तों, किसानों का आंदोलन फिर एक बार जोर पकड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोबारा एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। 20 मार्च को दिल्ली कूच कर महापंचायत की तैयारी में किसान हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई और इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च को दिल्ली कूच कर महापंचायत करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो अभी तक पूरे ना होने की वजह से किसान दोबारा दिल्ली में एक महापंचायत की तैयारी करने जा रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था और किसानों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी। सरकार ने किसानों की मांगे सुनकर किसानों के साथ बात कर आंदोलन को शांत कराया था। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबित मांगों को लेकर किसान फिर से आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं और इन मांगों को लेकर देश भर के किसान अब 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीताराम येचुरी ने लगाया बड़ा आरोप। कहा त्रिपुरा चुनाव जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, माकपा महासचिव ने शुक्रवार को कहा कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। अगरतला में मीडिया को संबोधित करते हुए येचुरी ने कहा कि जब से भगवा पार्टी ने महसूस किया कि लोग उसे सत्ता से बाहर करने के लिए बेताब है, भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा केंद्र और राज्य सरकार के संगठन ने पुलिस और अन्य अधिकारियों के लिए मिलकर चुनाव में धांधली करने की गंभीर साजिश रची है। मतदान से 3 दिन पहले भाजपा कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। माकपा नेता ने कहा कि ये कोई सवाल नहीं है कि कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा। लोकतंत्र और कानून का शासन होना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद आतंक और भ्रष्टाचार का राज शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा समय बर्बाद ना करें, बीबीसी पर बैन लगाने पहुंचे हिंदू सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, खारिज कर दी उनकी याचिका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू सेना द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू सेना की जनहित याचिका में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाल में 2002 के गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण का हिंदू सेना ने विरोध किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच ने कहा कि याचिका गलत है और कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेहरू सरनेम पर सियासत। कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार। कहा उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं। जी हां दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में कहा था कि गांधी परिवार अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक दिन बाद कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है। राज्यसभा में मोदी के भाषण के बारे में जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केवल भगवान ही इस देश को बचा सकता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन में सुरजेवाला ने कहा कि कोई व्यक्ति जो इस तरह के जिम्मेदार पद पर बैठा है वो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, समझता नहीं है। आप देश में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या वो अपने नाम में नाना के सरनेम का उपयोग करते हैं क्या। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश और हिमपात की संभावना, दिल्ली यूपी सहित अन्य राज्यों का यह मौसम। जी हां दोस्तों, देश भर में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर पछुआ हवाओं के रूप में नजर आ रहा है। झारखंड में सुबह शाम ठंड लग रही है और हालांकि यहाँ मौसम शुष्क बना हुआ है। जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं उत्तरी पंजाब, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वी असम में हल्की बारिश हुई। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य प्रदेश के कई हिस्से, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश ने बताया लोकसभा चुनाव 2024 का प्लान, केशव को कह डाला योगी आदित्यनाथ का असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया और उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ी घोषणा की। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी अब आगे किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब तक जिन दलों के साथ समाजवादी पार्टी है उन्हीं को साथ लेकर 2024 का चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 में वो अब किसी तरीके से कोई भी नया राजनीतिक प्रयोग नहीं करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मामले में जेपीसी की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया। खड़गे बोले जनता के सवालों का जवाब दिए बगैर संसद से चले गए पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में अडानी मुद्दे पर उठाई गई संयुक्त संसदीय समिति की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे के प्रमुख बिंदु को संबोधित किए बिना दोनों सदनों में भाषण दिया है। सरकार अहंकारी है और बेरोजगारी, महंगाई और अडानी विवाद पर सवालों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पर यह अमृतकाल नहीं बल्कि मित्रकाल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युवाओं का प्रदर्शन, मंत्रियों ने विपक्ष पर लगाया भड़काने का आरोप। राहुल गांधी बोले क्रूरता छोड़ दे सरकार। जी दोस्तों, राजधानी में जुटे पथराव और लाठीचार्ज के बाद विपक्षी हमलों का जवाब देने के लिए धामी सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर आए। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही युवाओं से अपील की कि वो धैर्य बनाए रखें और किसी के बहकावे में ना आए। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है वो सत्य को आधार बनाकर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। सरकार भी जिम्मेदारी से कदम उठाए और क्रूरता छोड़कर उनकी मांगों को सुने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगेगा जोर का झटका। यूपीए को 2024 में 2019 के मुकाबले मिलेंगी 6 गुना ज्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, अभी ये सर्वे आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मिशन मोड में आ गई हैं। इस बीच 2024 के चुनाव को लेकर नया सर्वे सामने आ रहा है जिसमें कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से बेहद अच्छी खबर आ रही है और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीटें महाराष्ट्र में 6 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे किया था जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता का मूड भापा गया और इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव होने पर महाराष्ट्र में यूपीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल ही राज्य की सत्ता में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बाहर होने के बाद ये सर्वे कांग्रेस और सहयोगी दलों के लिए बड़ी खुशखबरी है तो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं और 48 में से 34 सीटें जीत रही है कांग्रेस और यूपीए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ संसद से सड़क तक कांग्रेस का हंगामा, मुख्य मुद्दों पर जवाब न देने का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे और इसी मजबूरी के चलते उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष ने अडानी स्टॉक विवाद के चलते मोदी सरकार को घेरा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा में मांग की थी कि अडानी विवाद की जेपीसी से जांच कराई जानी चाहिए और राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राज्यसभा में पीएम के भाषण में लगे मोदी अडानी भाई भाई के नारे, वहीं विपक्ष के विरोध के बीच ही देना पड़ा पीएम मोदी को अपना भाषण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने आए पीएम मोदी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पीएम मोदी का भाषण शुरू होते ही मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस आकस्मिक हमले से सकपकाए पीएम को थोड़ी देर के लिए अपना भाषण रोकना पड़ा और इसके बाद सभापति ने विपक्ष को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके चलते थोड़ी देर बाद पीएम को इन नारों के बीच ही अपना भाषण पूरा करना पड़ा। गुरुवार दोपहर जैसे ही उच्च सदन में पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के नेता मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते रहे और इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने अडानी पर मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो और अडानी पर जवाब दो के नारे भी जमकर लगाए। विपक्ष के इस हमले से एक बार पीएम घबरा गए और उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। फिर भी जब नारेबाजी जारी रही तो पीएम को उसी शोर के बीच अपना भाषण देना पड़ा। दोस्तों, इस विपक्ष के इस जोरदार हमले से स्तब्ध दिख रहे पीएम मोदी ने खुद को संभालने के लिए पलटवार करने की कोशिश की और कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत के बयान से बिहार में सियासत तेज, 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल पर होगा। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में वर्ष 1990 चर्चा चल रही है और ये चर्चा मंडल वर्सेस कमंडल को लेकर चल रही है। राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनता तक इस चर्चा में शामिल हैं। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद इस चर्चा को बल मिला है और बिहार में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। वैसे इसकी चर्चा तो नीतीश कुमार के बिहार के छोड़ने के बाद से ही शुरू हो गई थी। इसके बाद तमाम राजनीतिक खींचतान के बाद बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना और नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद ये कयास लगाना शुरू कर दिया गया था कि इस पर राजनीतिक गोलबंदी शुरू हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी की राजनीति में तूफानी हलचल, केशव प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री ने किया अखिलेश यादव का समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की मांग तेज होती जा रही है। बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसकी मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मांग का समर्थन किया है। वहीं अब योगी सरकार के एक और मंत्री ने जातिगत जनगणना की मांग पर सपा प्रमुख का समर्थन कर दिया है। दरअसल बीते दिनों अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर गांव-गांव जाने की बात कही थी, जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से इस मांग पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी सपा प्रमुख की इस मांग का समर्थन किया है। संजय निषाद से जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातियों की विसंगति को पिछले सरकारों ने गलत की है। हम अनुसूचित जाति में 70 लाख थे और मधवार के नाम से गिने जाते थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बदलेगा मौसम का मिजाज, उत्तर भारत के राज्यों में 2 दिनों तक होगी बारिश, आईएमडी का आया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय तक शीतलहर और भीषण ठंड की चपेट में रहे दिल्ली में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अभी फरवरी को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी भी अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुँच गया है और आने वाले दिनों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से केरल, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश की गतिविधि यहां तेज हो गई है और कश्मीर घाटी में 2 दिन तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिरासत में लिए गए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पर जासूसी के आरोप में कर रहे थे
प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को गुरुवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रतिद्वंदियों की जासूसी करने के लिए एक राजनीतिक खुफिया इकाई का संचालन के आरोप में प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली सचिवालय के पास प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि सिसोदिया को डिप्टी सीएम के पद से हटाया जाए। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने 2015 में राजधानी में सत्ता में आने के बाद फीडबैक यूनिट या FBU का गठन किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद जब राहुल गांधी सदन से बाहर निकले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि मैं PM के भाषण से संतुष्ट नहीं। इतने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री ने एक बार भी अडानी का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सदन में अडानी से जुड़े कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री अडानी समूह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सदन में मंगलवार को दिए गए भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राहुल गांधी बुधवार को जब संसद पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके बयान से शब्दों को क्यों हटाया गया, इसमें क्या आपत्ति थी। राहुल गांधी जिस वक्त संसद पहुंचे, लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। दरअसल राहुल गांधी अपनी गाड़ी से उतरकर जैसे ही संसद भवन में प्रवेश करने के लिए बढ़े तो बाहर खड़े मीडिया कर्मियों की ओर उन्होंने देखा और कहा कि मेरे शब्दों को क्यों हटाया गया। रिपोर्टर्स उनसे सवाल करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने 2-3 दफा यही बात दोहराई कि उनके शब्दों को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, अडानी को लेकर लगातार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या चीन से बीजेपी को डर लगता है? लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी की अमित शाह के साथ तीखी नोकझोंक। जी हां दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन और भारत के बीच संघर्ष से जुड़ा था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में मांग करते हुए कहा कि हमने संसद में देश में चीनी घुसपैठ पर चर्चा के लिए लगातार अपील की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता ने चीन के साथ सीमा पर तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर संसद में चर्चा हुई थी और 165 सदस्यों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि नेहरू ने भारत और चीन के बीच संघर्षों पर सभी स्पष्टीकरण दिए और इसके बाद एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया और अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा कि अधीर रंजन जी पूछ रहे हैं कि अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि खामियां तब थी अब नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे का सरकार से सवाल, ऐसा कौन सा जादू हुआ कि 2 साल में PM मोदी के दोस्त की संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024 में एक उद्योगपति की संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 ही साल में इस उद्योगपति की संपत्ति लाखों करोड़ रुपए बढ़ गई। खड़गे ने अडानी का नाम लिए बिना कहा कि PM के एक दोस्त की संपत्ति अचानक कई गुना बढ़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस उद्योगपति को सरकार से प्रोत्साहन और समर्थन मिला है, सरकारी बैंक से उसे काफ़ी रकम मिली है। खड़गे ने कहा, गुजरात में 31 पैसे का कर्ज बकाया होने पर एक किसान को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन उद्योगपति के हज़ारों करोड़ रुपए माफ़ किए गए। एयरपोर्ट, कोल, रोड, सीमेंट एक व्यक्ति को मिल रहा है और उसको ये खरीदने के लिए पैसा भी सरकारी बैंक से उपलब्ध हो रहा है। खड़गे ने कहा कि मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि राष्ट्रपति दबाव बनाकर समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए अपने अभिभाषण में कुछ बातें शामिल करवाएंगी, लेकिन मुझे निराशा हुई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीतियों की चर्चा होती है कि किन नीति के आधार पर हम देश को चलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उमा भारती ने अब अपनी ही पार्टी
पार्टी के सांसद और विधायक पर बोला हमला और पूछे तीखे सवाल। जी दोस्तों, उमा भारती ने मध्य प्रदेश के ओरछा में जिस मधुशाला को गौशाला में तब्दील कर दिया था, उस शराब की दुकान के बंद न हो पाने के रहस्य से अब पर्दा उठाया है। उमा भारती ने एक के बाद एक कई सिलसिलेवार ट्वीट किए। उमा भारती ने बीजेपी विधायक और सांसद को इस वाकये का दोषी ठहराते हुए लिखा है कि जब दोनों मिलेंगे तो वो पूछेंगी कि क्या आपको राम का नाम लेने का अधिकार है। इसी के साथ उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि ओरछा की शराब की दुकान के नहीं हटाए जाने का रहस्य खुल गया है। हमारी सरकार ने जब दुकान को बंद करने का नोटिस दिया था तो 3 बातें गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। तर्क ये दिया गया कि ये ओरछा के रामराज सरकार के मंदिर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। ये नहीं बताया गया कि ये रामराज सरकार के मंदिर के प्रवेश द्वार के मुहाने पर है और रोड के मध्य से केवल 17 फीट की दूरी पर है। पर्यटक वहीं से प्रवेश करता है।